दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट आजकल दुनिया का हॉट टॉपिक बना हुआ है। कुछ कंट्रीज़ इसराइल की सपोर्ट में बात कर रही हैं तो कुछ कंट्रीज़ फ़लस्तीन के सपोर्ट में बात कर रही हैं। फ़लस्तीन जो 1948 से पहले वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करता था, आज उसका वर्ल्ड मैप में नामो निशान नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड मैप से फ़लस्तीन नामी स्टेट का नामो निशान ही मिट गया? आज की इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आबाद मुख्तलिफ कौमें खुद को किसी न किसी बेस पर डिफ़ाइन करती हैं। कुछ कौमों के लिए बेस एथनिसिटी होता है, कुछ के लिए अपनी मुल्क की बाउंड्रीज, तो कुछ के लिए रिलीजन। उन कौमों में से ज्यूज़ एक ऐसी कौम है जो खुद को रिलीजियस बेस पे डिफ़ाइन करती है। वैसे तो इसराइल और फ़लस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट सदियों पे फैला हुआ है, लेकिन 1900 से पहले ज्यूज़ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एज ए रिलीजियस मिनॉरिटी रहा करते थे। उस वक्त दुनिया के मेजर पोर्शन पर या तो मुस्लिम स्टेट्स थी या क्रिश्चियन स्टेट्स थी। 1900 से पहले फ़लस्तीन पर ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था और फ़लस्तीन में तीनों कौमें ज्यूज़, मुस्लिम और क्रिश्चियन पीसफुली रहा करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो ज्यूज़ यूरोप में रहा करते थे, उनके हालात बहुत बुरे थे। उन्हें थर्ड क्लास सिटीज़न माना जाता था। तारीख के सफ़े ज्यूज़ के जेनोसाइड से भरे पड़े हैं, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल हिटलर के टाइम पे ज्यूज़ का होलोकॉस्ट है। यूरोप में ज्यूज़ के इस स्टेटस की वजह से ज्यूज़ के पास अब एक ही ऑप्शन था, उनका अपना एक स्टेट हो, और वो भी फ़लस्तीन में। ज्यूज़ ने फ़लस्तीन ही को क्यों सिलेक्ट किया, उसका रीज़न ये था कि आज से सदियों पहले फ़लस्तीन में उनका टेंपल माउंट था, और आज भी ज्यूज़ जहाँ भी हों प्रेयर के दौरान अपना फेस टेंपल माउंट की तरफ ही करते हैं। इस मकसद के लिए 1880 में यूरोप में रहने वाले ज्यूज़ ने ज़ियोनिज़्म मूवमेंट का स्टार्ट किया। इस मूवमेंट में ज्यूज़ जर्नलिस्ट थियोडोर हंज़ल का रोल बहुत अहम है। ये सब चल ही रहा था कि 1914 में ब्रिटेन और जर्मनी के दरमियान वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो जाती है। ओटोमन एम्पायर उस वार में एज ए जर्मन अलाइड फाइट करता है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन को भी यूएसए और रशिया जैसे अलाइड चाहिए थे। उस वक्त यूएसए और रशिया की पॉलिटिक्स में ज्यूज़ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। ब्रिटेन इस जंग में यूएसए और रशिया को अपना अलाइड बनाने के लिए ज्यूज़ स्टेट को सपोर्ट करता है और ज्यूज़ के साथ बालफोर्ड एग्रीमेंट करता है। बालफोर्ड एग्रीमेंट के मुताबिक ब्रिटेन ज्यूज़ की ज्यूज़ स्टेट बनाने में मदद करेगा। साल 19 में वर्ल्ड वार 1 खत्म होती है और फ़लस्तीन का कंट्रोल ओटोमन एम्पायर से ब्रिटेन के पास आ जाता है। ब्रिटेन ज्यूज़ के साथ किए गए बालफोर्ड एग्रीमेंट के मुताबिक पूरे यूरोप से ज्यूज़ को फ़लस्तीन की तरफ इमिग्रेट करवाता है, और ब्रिटेन ज्यूज़ को फ़लस्तीन में सेटल होने में सपोर्ट भी करता है। इस चीज़ को देखते हुए फ़लस्तीन के जो असल सिटीजन होते हैं वो ब्रिटेन से फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए फ़लस्तीन नेशनल मूवमेंट का आगाज़ करते हैं। मामलात इसी तरह चल रहे होते हैं कि इस बीच वर्ल्ड वार 2 लग जाती है और ब्रिटेन के पावर कमज़ोर हो जाते हैं। तो ब्रिटेन फ़लस्तीन के मामले को यूएन के हवाले करके खुद 1948 में फ़लस्तीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाता है। यूनाइटेड नेशन ज्यूज़ और फ़लस्तीनियन अरब के बीच में फ़लस्तीन की सेपरेशन के लिए एक प्लान लेकर आता है, जिसमें यूएन 55% एरियाज ज्यूज़ के लिए रखता है और 45% एरिया फ़लस्तीनियन अरब के लिए। यरूशलेम, जो कि क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स और ज्यूज़ तीनों के लिए अहम है, उसे यूएन अपने कंट्रोल में रखता है। ज्यूज़ इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और 1948 में अपना एक स्टेट इसराइल के नाम से बना लेते हैं। लेकिन अरब इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते और इसराइल के खिलाफ वार स्टार्ट कर देते हैं। इस वार को फर्स्ट अरब इसराइल वार का नाम दिया जाता है। 1949 में ये वार ख़त्म होती है, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन के कुछ एरियाज़ पर इसराइल का कंट्रोल आ जाता है। फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका जॉर्डन के कंट्रोल में आ जाता है और गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में आ जाती है। इस वार के एंड पर फ़लस्तीनी लोगों के पास स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो दूसरे अरब मुल्कों में एज ए रेफ्यूजीज़ रहने लगते हैं। 1964 में फ़लस्तीन के लोग अपने मुल्क की आज़ादी के लिए फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। शुरू के दिनों में पीएलओ भी आम मूवमेंट के ज़रिए फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद पीएलओ अपने ऑब्जेक्टिव को डिप्लोमेटिक वे में लेके जाती है। यूनाइटेड नेशन भी पीएलओ के डिप्लोमेटिक वे को देखते हुए पीएलओ को रिकॉग्नाइज करता है और उसे यूएन की असेंबली में एज ए फ़लस्तीनियन रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट करता है। 1967 में सेकंड अरब इसराइल वार स्टार्ट होती है, जो 6 डेज़ में ख़त्म हो जाती है। इस वार के एंड पर वेस्ट बैंक, गाज़ा और इजिप्ट का काफ़ी सारा इलाका इसराइल के कंट्रोल में आ जाता है। 1979 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान टॉक्स होती हैं, जिनके नतीजे में इजिप्ट पहला अरब कंट्री बन जाता है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है, और इसराइल भी इजिप्ट के एरिया का कंट्रोल इजिप्ट को वापस कर देता है। पीएलओ के नरम रवैये और डिप्लोमेटिक वे को देखते हुए फ़लस्तीनियन लोग अपनी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हमास कहा जाता है।
हमास का ऑब्जेक्टिव पूरे का पूरा फ़लस्तीन इसराइल से वापस लेना होता है और उसके लिए वो आर्म मूवमेंट पर ज़्यादा फोकस देते हैं। पीएलओ के डिप्लोमेटिक वे की वजह से 1993 में इसराइल और फ़लस्तीन आपस में बैठकर एक पीसफुल एग्रीमेंट करते हैं जिसे ओस्लो अकॉर्ड कहा जाता है। ओस्लो अकॉर्ड में पीएलओ इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करती है और इसराइल भी पीएलओ को रिकॉग्नाइज़ करता है। इस अकॉर्ड के बाद 1994 में फ़लस्तीन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन उस गवर्नमेंट के पास गवर्न करने के लिए ज़मीन के चंद टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं होता। इस अकॉर्ड के बाद न तो ज्यूज़ अपनी गवर्नमेंट से खुश होते हैं और ना ही फ़लस्तीनी पीएलओ से खुश होते हैं। ज्यूज़ चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को एक ज़मीन का टुकड़ा न दिया जाए और दूसरी तरफ फ़लस्तीनियन चाहते हैं कि पूरे का पूरा फ़लस्तीन वापस लिया जाए। ज्यूज़ लोगों का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप 1995 में इस्राएली पीएम रेबिन को असैसिनेट कर देता है और दूसरी तरफ फ़लस्तीनी लोगों में भी हमास डोमिनेट करने लगती है। 1995 से लेकर आज तक की जंग इसी तरीके से जारी है, जिसका फ्यूल हर मर्तबा मासूम लोग ही बनते हैं। ज्यूज़ इस्राएली गवर्नमेंट की हेल्प से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट पे सेटलमेंट बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन कहा जाता है। वेस्ट बैंक में भी जहां फ़लस्तीनी लोगों के एरियाज़ हैं, उनके बाहर फेंसेस लगाई गई हैं। दोस्तों, मैं अगर इस पूरे कन्फ्लिक्ट को कंक्लूड करूं तो दो मेन रीज़न है कन्फ्लिक्ट के। पहला रीज़न डेफिनेशन ऑफ द नेशन। ज्यूज़ अपने आप को रिलीजियस बेस पे डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन अरब्स अपने आप को एथनिक बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं, जिसकी वजह से अरब्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक छोटा सा मुल्क इसराइल 6 दिन के अंदर इतनी बड़ी अरब कंट्रीज़ को हरा देता है। तो दूसरी तरफ इजिप्ट अपने इलाके का कंट्रोल तो इसराइल से वापस ले लेता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। दूसरा रीज़न ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसकी वजह से ब्रिटेन इस मामले को यूएन के गले में डालकर खुद फ़लस्तीन से निकल गया।